अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि पावर सप्लाई जो हम एक आम स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें और एक वेल्डिंग मशीन में क्या फ़र्क है। पावर सप्लाई डिफरेंट किस्म की हैं, जिसमें वोल्टेज मोड रेगुलेशन है, करंट मोड रेगुलेशन है, करंट एंड वोल्टेज मोड रेगुलेशन है, और एक तीसरी चीज़ आ जाती है वेल्डिंग मशीन, इन्वर्टर आईजीबीटी। चाहे वो आईजीबीटी बेस्ड हो, चाहे वो मॉसफेट बेस्ड हो, लेकिन इन्वर्टर बेस्ड है। तो वेल्डिंग मशीन में वोल्टेज मॉड एसएमपीएस में, करंट मॉड और करंट मॉड वोल्टेज मॉड एसएमपीएस में क्या फ़र्क है। ये बेसिकली एक दोस्त ने सवाल किया है। हेलो हसीब, थैंक्स फॉर ग्रेट सीरीज ऑफ आईजीबीटी वेल्डर। उन्होंने कहा जी, आईजीबीटी वेल्डिंग के लिए जो मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई थी, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई थी, तो उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने ये वीडियोस देखी हैं। और अभी उन्होंने अगला सवाल किया है कि प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन, आप एक एस एम पी एस पी डब्ल्यू एम है उसमें और पी डब्ल्यू एम वेल्डिंग मशीन में क्या फ़र्क है। उसने कहा जी कि एसएमपीएस के अंदर तो ड्यूटी साइकिल को चेंज किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ताकि हम वोल्टेज को चेंज करें और करंट को कांस्टेंट रखें। लेकिन वेल्डिंग मशीन में करंट को चेंज किया जाता है और वोल्टेज को फिक्स रखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आज मैं, ये इनका कन्फ्यूजन है, इसको भी क्लियर करते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो एक बात की है कि एसएमपीएस के अंदर, स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। किस लिए? वोल्टेज बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। लेकिन करंट को कांस्टेंट रखा जाता है। करंट एक्चुअल कांस्टेंट नहीं होती, करंट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू लोड। लेकिन उन्होंने कहा जी, मशीन के अंदर, वेल्डिंग मशीन के अंदर ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट किया जाता है ताकि हम करंट को चेंज करें, और वोल्टेज फिक्स होते हैं। वोल्टेज फिक्स नहीं होते। वेल्डिंग मशीन के अंदर वोल्टेज की परवाह नहीं की जाती। चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में अगर मेरी वीडियो देखना हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। ये है वोल्टेज मॉड एसएमपीएस। इसमें ये एफ आईसी इस्तेमाल हुई है, जो कि वोल्टेज मॉड स्विच मॉड पावर सप्लाई है, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करती है। ये ऑफलाइन स्विचर है, फ्लाई बैक एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये आईसी यहाँ पे स्टार्टअप वोल्टेज लेते हैं, वीएसटीआर वोल्टेज है, और यहाँ पे पिन नंबर 3 इसकी फीडबैक है, पिन नंबर 3 पे फीडबैक है, पिन नंबर 2 पे वीसीसी है, पिन नंबर 6, 7, 8 इसकी ड्रेन पिन है। देखिए, अभी जो ही ये आईसी स्टार्ट होगी, स्विच करेगी। स्विच कैसे करती है? ये ग्राउंड, एक्चुअल होता क्या है कि यहाँ पे देखें तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे वोल्टेज आपने पहुंचा दिए, वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज पहुंच गए। तो इस आईसी ने क्या करना है कि ये ग्राउंड लाइन, ये है ग्राउंड लाइन। देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड ऐसे आ रहा है, तो ग्राउंड एंड यहाँ से चलेगा, और ग्राउंड इस आईसी के दरमियान में से जो इसकी मॉसफेट लगी होती है, यहाँ से ये ग्राउंड चलेगा और इसको वाइंडिंग को मिल जाएगा, इसमें से करंट फ्लो करेगी। फिर ये आईसी अचानक से उस ग्राउंड को डिस्कनेक्ट करवा देगी और फिर कनेक्ट करवाएगी। ये स्विचिंग ऑन ऑफ, यहाँ से ग्राउंड इस पिन के साथ कभी मिलेगा, कभी कट होगा। और ये कट किसने करना है? इस आईसी ने। इस आईसी को क्या चीज़ है जो कि चेंज करवाती है? इस आईसी को ये जो हमारे आउटपुट पे वोल्टेज है, वो इसको मजबूर करते हैं, वो फीडबैक इसको मजबूर करती है कि अपनी आउटपुट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करवाए। कैसे? यहाँ से इसने स्विचिंग स्टार्ट की, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग को। इसने साथ में इस वाइंडिंग को, ये मल्टी वाइंडिंग है, और साथ ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज बनेगी। जैसे ही वोल्टेज बनना शुरू हुए, इस वाइंडिंग में भी बने, रेक्टिफाई हुए, आउटपुट पे चले गए। अभी इसकी मल्टी वाइंडिंग है, ये यहाँ पे देखें 14 वोल्ट और 1.2 एम्पियर है, और यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर है। और ये वीसीसी वाइंडिंग है, ये हर आईसी के मुख्तलिफ
रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वोल्टेज बनाए जाते हैं। अभी देखिए वोल्टेज जो ही 5 वोल्ट इस पिन पे पूरे हुए तो यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा हुआ है। ये दो रजिस्टर हैं R204 और R205। ये दोनों के जो डिवाइडेड वोल्टेज हैं जब ये पिन नंबर 3 पे रेफरेंस पिन पे जब 2.5 वोल्ट हो जाएंगे तो ये इस ऑप्टो कपलर को अलाउ करेगा कि ये ऑन हो जाए। जब ये ऑन होगा तो इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज की रिपल्स होंगी उनको ट्रांसलेट करेगा इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल लाइट में और ये इस ट्रांजिस्टर की बेस को चेंज करवाएंगे। नतीजतन क्या होगा कि यहाँ पर वेरिएंग सिग्नल जितने वेरिएशन इस कैपेसिटर पर होगी वही वेरिएशन इस पिन पर होगी। अभी ये ऑप्टो कपलर क्या करेगा, इसको ऑप्टिकली आइसोलेट कर देगा ताकि सेकेंडरी और प्राइमरी आपस में आइसोलेट रहे, सिर्फ इनका आपस में इस लाइट के जरिए राब्ता रहता है। अच्छा, जो ही वोल्टेज पूरे हुए इसने क्या किया, इस एसएमपीएस की जो पल्स विड्थ है उसको ऑफ करवा दिया। क्यों? कि आगे वोल्टेज बन चुके हैं। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। जो ही डिस्चार्ज होगा तो इसका लेवल जो ही ड्रॉप होगा ये इस ऑप्टो कपलर को फिर से ऑफ करवा देगा। जैसे ही ऑफ करेगा इसको पता चल जाएगा आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप हो गए। जो ही ड्रॉप होंगे फिर ये स्विच करेगा और वोल्टेज फिर से पंप होंगे और यहाँ पर ये कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा। जैसे ही चार्ज शुरू होगा एक खास लेवल पर पहुंचेगा। जैसे ही उस लेवल पर पहुंचेगा ये फिर से ऑप्टो कपलर इसकी जंक्शन रेजिस्टेंस को चेंज करेगा क्योंकि ये लाइट वेरी हो रही होती है इस कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हिसाब से। अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होता है। अच्छा, ये इस हिसाब से इन वोल्टेज लेवल को मॉनिटर करेगा और ये वोल्टेज यहाँ पर चलते रहेंगे। जब लोड नहीं है तो ये रिपल्स कम आएंगी क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज है, इसको डिस्चार्ज होने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया, अच्छा यहाँ पे एक और बात समझने की है। यहाँ पर देखिए जब कोई लोड नहीं है तो ये थोड़ी थोड़ी स्विचिंग करेगा और उसी हिसाब से यहाँ पर थोड़े वोल्टेज इंड्यूस होंगे। मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर 9 वोल्ट यहाँ पर इंड्यूस हो गए तो ये 9 वोल्ट पिन नंबर 2 पर वीसीसी पिन पर पहुंच गए। अभी इस आईसी को पता चल गया कि लोड नहीं है तो ये इसकी होगी अंडर वोल्टेज लॉकआउट कंडीशन से ऊपर वाली कंडीशन कि इससे अगर वोल्टेज डाउन होंगे तो ये आईसी कहेगी कि जी अंडर वोल्टेज है, वोल्टेज थोड़े हैं। लेकिन जब ये वोल्टेज रेगुलेट हो गए इस जगह पर तो 9 वोल्ट इसको, फॉर एग्जांपल ये मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, हर आईसी के वोल्टेज मुख्तलिफ होंगे। जब ये 9 वोल्ट यहाँ पर आ गए तो इस आईसी को मालूम हो गया कि जी वोल्टेज जो है अभी लोड नहीं है, 9 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे ही आगे आप लोड डालेंगे, मैं कहता हूँ कि आपने 2 एम्पेयर का लोड डाल दिया। जैसे ही लोड डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये कैपेसिटर जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा क्योंकि हाफ साइकिल के दौरान इसने चार्ज होना है। अगले हाफ साइकिल के दौरान जब इसने ऑफ होना है, डायोड ने रिवर्स बायस होना है तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जैसे ही डिस्चार्ज होगा, अभी लोड आपने डाल दिया तो ये कैपेसिटर फौरन से डिस्चार्ज होगा। जैसे डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा यहाँ से फिर से एक सिग्नल जनरेट होगा, वो रिपल बनेगी, इसका लेवल अप डाउन होगा। वो अप डाउन पहले कम स्पीड से हो रहा था क्योंकि कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा था क्योंकि पहले इसके डिस्चार्जिंग के लिए कोई पाथ नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पर आपने लोड लगाया तो ये क्या हुआ, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा। जैसे ही डिस्चार्ज होगा उतनी स्पीड से यहाँ पर रिपल्स, उतनी फ्रीक्वेंसी की रिपल्स यहाँ पर आएंगी और उतनी तेजी से ये फीडबैक पिन को वेरी करेगा, चेंज करेगा। जब ये चेंज करेगा तो ये आईसी उसी रेशो से अपनी जो पल्सेस हैं उनको, उसका ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम उसको चेंज करेगी। यानी एक साइकिल के दौरान कितनी देर के लिए ऑन रखना है, कितनी देर के लिए ऑफ रखना है, इसका तयन इस चीज़ से होगा। ये उसी हिसाब से अपनी फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए वोल्टेज को इंक्रीज करवाएगी क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर लोड डाला, लोड डालने से यहाँ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज लेवल कम होना शुरू होगा तो उस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ये अपनी स्विचिंग को बढ़ाएगी। जैसे स्विचिंग को बढ़ाएगी यहाँ पर वोल्टेज लेवल इंक्रीज होगा।
अभी ड्यूटी साइकिल बढ़ा, ड्यूटी साइकिल बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, जितना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतने वोल्टेज आगे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि जैसे जैसे हम किसी वोल्टेज सोर्स पर लोड डालते हैं तो उसका वोल्टेज सोर्स ड्रॉप होता है, उसका वोल्टेज लेवल कम होना शुरू होता है। लेकिन अभी हमने चूंकि रेगुलेशन करवानी है, रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि वोल्टेज कम नहीं होने चाहिए। अगर 5 वोल्ट का सोर्स है तो वो 5 वोल्ट रेगुलेट होने चाहिए, 5 वोल्ट को कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक अलाउएबल लिमिट है, उस लिमिट से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन वोल्टेज को मॉनिटर करते हुए जैसे जैसे ये अपनी स्विचिंग बढ़ाएगी तो उसी तरह इस वाइंडिंग में भी वोल्टेज इंक्रीज होंगे। अभी यहाँ पर तो लोड डाला हुआ है तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने लोड नहीं डाला हुआ, ये तो नॉर्मली जो वोल्टेज आ रहे हैं वो रेक्टिफाई हो गए। ये एक आप कह सकते हैं सेंस पिन है, तो ये वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल बढ़ता गया ये वोल्टेज बढ़ते गए। जब मैक्सिमम 2 एम्पेयर का लोड डाला तो पहले बगैर लोड के 9 वोल्ट थे, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 15 वोल्ट आना शुरू हो गए। जैसे ही 15 वोल्ट यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल, इसको पता चल जाएगा कि अभी इतना लोड हो गया है, क्योंकि ये उसी लोड वोल्टेज को, जितने ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं इस पिन पर, ये इसको एक्चुअली इसने मॉनिटर करना है कि जी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इस आईसी को उसी वोल्टेज के हिसाब से पता चलेगा कि आगे लोड कितना है। पहले लोड नहीं था, 9 वोल्ट थे, इसने कहा जी लोड कोई नहीं है, अपना इसने ड्यूटी साइकिल कम रखा। जैसे ही लोड डाला ये वोल्टेज यहाँ पर कम होना शुरू हुए, उतनी रिपल्स बनना शुरू हुई, क्योंकि ये कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज डिस्चार्ज होगा। जैसे चार्ज डिस्चार्ज होगा ये उतनी स्पीड से यहाँ से लाइट वेरी करेगी, ये जंक्शन की रेजिस्टेंस चेंज होगी, ये अपना ड्यूटी साइकिल इस तरह से चेंज करते हुए वोल्टेज बढ़ाएगी। अभी यहाँ पर तो लोड कनेक्ट है लेकिन यहाँ पर लोड कनेक्ट नहीं है, तो जब मैक्सिमम वोल्टेज आएंगे तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी। ये आईसी क्या करेगी, अपनी उस वक्त फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर देगी, रीबूट मोड में जाएगी कि जी अभी ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि दो एम्पेयर तक तो अलाउएबल है, उससे ऊपर एक लिमिट जाएगी। अगर आपने 2.5 एम्पेयर का लोड डाल दिया तो ये आईसी कैसे सेंस करेगी, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो ही ये वोल्टेज बढ़ेंगे ये आईसी अपनी आउटपुट को स्टॉप करवाएगी। जैसे ही ये वोल्टेज दोबारा से कम होंगे यहाँ पर इस पिन पर, तो फिर से ये ऑन होने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर फिर से लोड उसी तरह शॉर्ट सर्किट है या कोई रीजन है कि यहाँ पर इसका ज़्यादा करंट ड्रा हो रही है, तो ये आईसी बार बार ऑन ऑफ होने की कोशिश करेगी। तो इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन हो रही है। फ्लक्चुएशन की कई रीज़न हो सकती हैं, कई असबाब होते हैं। ओवरलोड है तो भी करेगी, ऑप्टो कपलर में प्रॉब्लम है तो भी करेगी, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क सही नहीं है तो भी तो प्रॉब्लम करेगी, ये कैपेसिटर ठीक नहीं है फ्लक्चुएशन होगी, ये डायोड ठीक नहीं है फ्लक्चुएशन होगी। कोई भी रीज़न होगा, कोई भी कारण होगा, तो क्या करेगी, ये आईसी फ्लक्चुएट करेगी। अच्छा, ये तो पिन होगी रेगुलेट। अभी ये दूसरी पिन जो है ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। एक सप्लाई वोल्टेज इसके रेगुलेटेड है और दूसरे वोल्टेज इसी के हिसाब से कम या ज्यादा होंगे, जैसे ये वोल्टेज हो रही है। जो आम सादा पावर सप्लाइयाँ होती हैं उनके अंदर सिर्फ एक पिन को मॉनिटर किया जाता है। जो स्पेशल पावर सप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट पावर सप्लाई आप प्रोसेसर को दे रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर को दे रहे हैं, और बाकी अगर आप एक आम एम्पलीफायर को दे रहे हैं, तो एम्पलीफायर की निस्बत आपका माइक्रो कंट्रोलर या आपकी TTL-IC या कोई भी किसी किस्म का जो स्पेशल सर्किट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस पावर सप्लाई को रेगुलेट करवाना लाजमी है, तो इसको रेगुलेट करवा दिया और ये उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपको 5 वोल्ट रेगुलेटेड मिलेंगे, लेकिन ये 14 से हो सकता है ये 20 वोल्ट पे चला जाए। ये सप्लाई जैसे हमने इसको डिस्कस किया था कि 9 से 15 तक चेंज होगी, तो ये भी इसी तरह हो सकता है 14 से लेकर 20 तक इसकी वेरिएशन हो रही होगी, लेकिन ये अनरेगुलेटेड है। मे बी इसके आगे कोई और 12 वोल्ट का 15 वोल्ट का ज़रूरत के मुताबिक जो भी रेगुलेटर लगा होगा वो एक सेकंड कंडीशन है। तो ये बात कर रहे थे हम कि ये है वोल्टेज मॉड SMPS। अभी हम देखते हैं करंट मॉड SMPS। करंट मॉड SMPS में हम ये ऑफलाइन फ्लाईबैक रेगुलेटर है उसकी एक सर्किट डायग्राम देखते हैं, जिसमें UC3844 IC लगी हुई है।
और ये एक देखें, यहाँ पर ये बल्क कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर इसका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल मॉसफेट लगी हुई है। इस आईसी के अंदर हम कैसे कहेंगे, हम किस तरह पहचान करेंगे ये वोल्टेज मॉड है या करंट मॉड है? जो हमने वो आईसी देखी थी, यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्टली ग्राउंड से लेके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तक ये स्विच करवा रही है। इसके दरमियान में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो इसकी करंट को सेंस करे। यहाँ पर देखें, ग्राउंड, आईसी और ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्विच होकर पल्स इसकी मॉसफेट के गेट पे आया और ये ग्राउंड, और एक ये देखें तो एक रजिस्टर लगी हुई है, करंट सेंसर रजिस्टर। तो ये 0.55 ओहम की रजिस्टर है जो कि बिल्कुल कम वैल्यू की है, और यहाँ से करंट गुजरेगी। उस एसएमपीएस के अंदर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये एक रजिस्टर लगी है। ये रजिस्टर मॉसफेट और फिर जाके आपके पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग आती है। वहां पर उसका इंटरनल मॉसफेट डायरेक्टली स्विच हो रहा था, ग्राउंड को कनेक्ट करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टर लग गई। ये वो रजिस्टर है जो कि करंट को सेंस करेगी। तो इस सप्लाई को हम कहेंगे कि ये करंट मॉड एसएमपीएस है। अगर हम 3844, 3843, 4245, 46 फैमिली को देखेंगे तो ये वैसे भी करंट मॉड, इसका नाम से भी इसका यही है कि ये करंट मॉड एसएमपीएस है। लेकिन अगर सर्किट को, कोई भी सर्किट होगा तो आप उसको कैसे देख के पहचानेंगे? उसकी पहचान यहाँ से होती है। ये रजिस्टर लगी, अभी जितनी करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट चलेगी, ग्राउंड से करंट चली, मॉसफेट से हुई और प्राइमरी से निकलते हुए ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है। ग्राउंड इस साइड से कनेक्टेड है, तो जितनी करंट चलेगी उसी रेशो से, उसी हिसाब से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ओहम लॉ के मुताबिक जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट और रेजिस्टर की वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो जितनी करंट चलेगी वो यहाँ से वो वोल्टेज जितने बनेंगे, कुछ भी वोल्टेज लेवल होगा, फॉर एग्जांपल ये 0.55 एम्पेयर की है, तो यहाँ पर अगर 1 एम्पेयर करंट चलेगी तो यहाँ इसके अक्रॉस 0.55 वोल्ट हो जाएगी। अगर 2 एम्पेयर करंट होगी तो उसको 2 को 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप कह सकते हैं 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट ड्रॉप होगा। यही 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट जब पिन नंबर 3 पे पहुंचेगा तो इस आईसी को पता चल जाएगा कि जी 2 एम्पियर करंट चल रही है। अगर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट चल रही है, 0.55 वोल्ट ड्रॉप होगा। जब वो 0.55 यहाँ पर पहुंचेगा तो इस आईसी को पता चलेगा जी 1 एम्पियर करंट चल रही है। अगर 4 एम्पियर करंट चलेगी तो ये 0.55 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2.2 वोल्ट ड्रॉप होंगे। तो वो 2.2 वोल्ट जब इस आईसी को पता चलेगा, ये कहेगी जी यहाँ पर प्राइमरी में इस वक्त 4 एम्पियर करंट चल रही है। क्यों? कि इसने इस वोल्टेज लेवल जो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है उसको सेंस करना है। जितनी करंट चलेगी उसको मॉनिटर करेगी। अच्छा, इस आईसी के अंदर पिन नंबर 2 फीडबैक है, वो वोल्टेज के लिए है। पिन नंबर 3 करंट की है, पिन नंबर 2 इसकी वोल्टेज की फीडबैक है। अच्छा, ऑफलाइन स्विचर में एक तो होता है कि आप आउटपुट का एक हिस्सा लेकर, अगर इसको देखेंगे तो ये भी एक आउटपुट है। ये है ट्रांसफार्मर की इनपुट, ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी नंबर 1 है, सेकेंडरी नंबर 2 हो गई, ये सेंटर टेप वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी नंबर 3 है। बाजुकात एक्सिलरी वाइंडिंग को उसको भी एज अ सेंस लाइन यूज किया जा सकता है, यानी एक्सिलरी वाइंडिंग को भी फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। तो इस डिज़ाइन के अंदर, इस ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन के अंदर या इस पावर सप्लाई के डिज़ाइन के अंदर एक्सिलरी वाइंडिंग के वोल्टेज को एक तो वीसीसी पिन पे दे दिया और साथ ही उन्हीं वोल्टेज को देखें 20 के रजिस्टर लगाकर डायरेक्टली पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करवा दिया। तो जो वोल्टेज लेवल आएगा वो यहाँ पर पिन नंबर 2 पे एज अ फीडबैक इस्तेमाल होगा, वोल्टेज फीडबैक। तो ये आईसी करंट मॉड और वोल्टेज मॉड, यानी ये दो चीज़ों को सेंस करेंगे। इसको आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्टोकपलर के जरिए भी यहाँ पर कनेक्ट करवाया जा सकता है।
यानी अगर ऑप्टो कपलर लगाकर आउटपुट सेक्शन से, ये भी आउटपुट है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या वीसीसी या बाइस वाइंडिंग है, ये भी आउटपुट है इस ट्रांसफार्मर की। और अगर सेकेंडरी से किसी एक वोल्टेज को, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट को या 12 वोल्ट को किसी एक लाइन को सेंस करवाना हो, तो उसके सीरीज में TL 431 लगाकर, ऑप्टो कपलर लगाकर इस पिन नंबर 2 को कंट्रोल करवाया जा सकता है। अभी देख लें, दो चीजें आ गई इसके अंदर। ये करंट की सेंस आ गई, ये करंट जितनी भी होगी ये आईसी इस करंट को और इस वोल्टेज को मॉनिटर करेगी और ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेगी। अभी इसकी क्यों जरूरत पेश आई? जरूरत इसलिए पेश आई करंट की कि आपने आउटपुट में करंट लिमिट करवानी है। आपने कहा जी आउटपुट में 5 वोल्ट 5 एम्पेयर से ज्यादा करंट ना चले, या इस पावर सप्लाई या इस सर्किट की टोटल जो पावर है वो 25 वाट है, तो 25 वाट से ज़्यादा करंट ना चले। तो उस 25 वाट के या 30 वाट जो भी आप कहेंगे कि जितने वाट के लिए आपने इसको डिज़ाइन किया है, उसकी आप करंट लिमिट करवा देंगे कि जी प्राइमरी में अगर यहाँ पर 300 वोल्ट है और इतनी करंट चलेगी तो इतनी वाट पावर होगी। उस वाटेज से ज़्यादा इस सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए कि इसमें कोई भी सर्किट उससे ज़्यादा पावर ड्रा करने की कोशिश करेगा, तो ये कंट्रोलर उसी वक्त अपनी पल्स विड्थ को लिमिट करवा देगा। वोल्टेज मॉनिटर हो गए, वोल्टेज का तो पता चल गया कि जी वोल्टेज इस लाइन पे इसने कहा जी अगर 5 वोल्ट आएंगे तो इसका मतलब है आउटपुट में भी 5 वोल्ट आ रहे हैं अगर इसके टर्न बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसको सेंस कर लें या इसको सेंस कर लें, बात एक ही है। लेकिन कहानी आ जाती है करंट की कि वोल्टेज आपने यहाँ पर मॉनिटर करवा दिए, लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पर ओवर करंट होने की कोशिश करेगी तो यहाँ से क्या करेगा, ये वाली लाइन हमारी ये उस वक्त सेंस होगी और सेंस करने के बाद ये एसएमपीएस कंट्रोलर उस करंट को सेंस करेगा, सेंस करते ही आउटपुट को लिमिट करवाएगा। यानी इसमें क्या किया जाता है कि वोल्टेज को भी लिमिट करवाया जाता है, वोल्टेज को स्टेबल करवाया जाता है और साथ करंट की मैक्सिमम जो लिमिट होती है उससे ऊपर नहीं जाने दिया जाता। जो वोल्टेज मॉड एसएमपीएस होती है उसके अंदर करंट का केयर नहीं किया जाता है, करंट जितनी भी चले वोल्टेज को मॉनिटर किया जाता है, वोल्टेज को अंडर ओवर वोल्टेज के लिए सेंस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पैरेलल में करंट को भी चेक किया जाता है। इसके साथ हम दूसरा डिजाइन देख लेते हैं, ये वाला। ये भी उसी तरह 384243 का डिजाइन है। 3842434445 ये सारे एक ही तरह के डिजाइन होते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने कहा था कि फीडबैक सर्किट को आप ऑप्टो कपलर से भी कनेक्ट करवा सकते हैं, तो ये है वो ऑप्टो कपलर वाला सर्किट। तो रेफरेंस वोल्टेज को यहाँ से उठाया, ऑप्टो कपलर से गुजारने के बाद पिन नंबर 2 पे फीडबैक करवा दिया। पिन नंबर 3 पे करंट सेंस आ गई। यहाँ पर देखें तो 0.51 ओम और 1 वाट की रजिस्टर है, ये लगे मॉसफेट से होते हुए ये लाइन ऐसे स्विच होगी और इस ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ पर कैपेसिटर पर पहुंच जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से ये सर्किट काम करेगा। फीडबैक में देखें, यहाँ पर फीडबैक कैसे दी है, 12 वोल्ट 5 एम्पियर। अभी जो 5 एम्पियर हैं वो 5 एम्पियर की मैक्सिमम लिमिट, अभी 12 वोल्ट और 5 एम्पियर, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 वाट का आपका ये कंट्रोलर 60 वाट का आपका ये कन्वर्टर बन गया। तो 60 वाट से ज़्यादा ये एसएमपीएस उसको काम नहीं करने देगी। अभी 60 वाट जब जो ही पूरे होंगे, अभी 12 वोल्ट है, वोल्ट की कैलकुलेशन यहाँ से होके इस वोल्टेज डिवाइडर, ये जो R16 W1 और R17 है, इन 3 रजिस्टर, ये इसमें एक वेरिएबल लगी हुई है जो कि इसको फाइन ट्यून करने के लिए है। 431 लगा हुआ है, 431 इसको इनेबल करवाएगा और यहाँ से ये रिपल उठाएगा कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग की। तो क्या होगा कि वोल्टेज को मेंटेन करवाया जाएगा, यहाँ से करंट सेंस होगी, यहाँ से दोनों चीज़ें यहाँ से सेंस होगी। अभी दो चीज़ें हमने देख ली कि वोल्टेज मोड में क्या हो रहा है, करंट मोड में क्या हो रहा है। जब बात करते हैं आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन की, तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी
डिफरेंट सी चीज़ आती है कि यहाँ पर ये आउटपुट टर्मिनल है। अभी इसमें बड़ी समझने की बात है। यहाँ पर देखें आउटपुट टर्मिनल नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हमारा जो लोड होता है, जब हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, जो वेल्डिंग रॉड होता है उसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो वेल्डिंग रॉड का वेल्डिंग टिप वाला एंड है, वो उसका टेम्परेचर उसको इतनी करंट देते हैं कि वो वहाँ पे वो मेल्ट हो रहा होता है। और उसका जो, जब हम शॉर्ट सर्किट करवा रहे हैं तो मैक्सिमम करंट को अलाउ करवाते हैं। उसमें हमें वोल्टेज की केयर नहीं करनी, हमें करंट चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट पे जहाँ पर हमने उसकी आर्क वेल्डिंग करवानी है, उस पर शोला जनरेट करवाना है, तो वहाँ पर हमें उस जगह पर मैक्सिमम करंट चाहिए। तो जब करंट करेंगे तो करंट के लिए जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाते हैं। एसएमपीएस के अंदर वोल्टेज लेवल को स्पेशली देखा जाता है, उसमें करंट को लिमिट करवाया जाता है करंट मोड एसएमपीएस में, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज भी मॉनिटर करवाए जाते हैं। लेकिन वेल्डिंग मशीन के अंदर वोल्टेज का केयर नहीं किया जाता। इनिशियली वोल्टेज 60 वोल्ट 70 वोल्ट, यानी इनिशियली जो 60 वोल्ट या 70 वोल्ट 80 वोल्ट जो भी उसका लेवल है वो दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड को टच करते हैं, रॉड को टच करते हैं, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो वोल्टेज को यहाँ पर नहीं देखा जाता, यहाँ पर करंट को नापा जाता है कि करंट कितनी है। करंट को मेजर करने के लिए आप देखें तो यहाँ पर ये नेगेटिव लाइन है, इस रेक्टिफायर यूनिट की आउटपुट नेगेटिव लाइन है, ये है पॉजिटिव लाइन। कभी ये शंट पॉजिटिव में होगी, कभी ये नेगेटिव में होगी, जहां भी होगी तो इन दोनों लाइनों में से किसी एक लाइन पे ये शंट रेजिस्टर होगी। तो ये देखें 0.32 मिली ओम की है। अभी 0.32 मिली ओम अगर देखें तो बहुत ही छोटी रेजिस्टर है, लेकिन जब करंट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, आप कहते हैं 100 एम्पेयर है या 200 एम्पेयर है, तो उसको जब मिली से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू ओहम में लगाते हैं, तो 100 एम्पेयर गुजरेगा, तो 100 को 1 ओहम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वोल्ट तो ये रजिस्टर ड्रॉप कर देगी। लेकिन वोल्टेज हमने यहाँ पर ड्रॉप करवाने नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पर 0.32 मिली ओहम है, तो ये ना होने के बराबर रजिस्टर होती है, क्योंकि ये कैलिब्रेटेड रजिस्टर होती है। तो इसके अक्रॉस जितने भी वोल्टेज बनेंगे, जितनी एम्पेयर करंट गुजरेगी, 100 एम्पेयर है 200 एम्पेयर है, तो उस रेशो से जो वोल्टेज बनेगी, वो वोल्टेज अभी देखें ये इस रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में एक एंड ये है, एक एंड ये है, इसके दोनों एंड से ये लाइन उठाई, ये दो लाइनें आ गई, और ये कहाँ पे आई, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पिन नंबर 2 पे आके इसने अप्लाई करवा दिया। अभी ये है एम्पलीफायर। यहाँ पर वेल्डिंग मशीन के अंदर हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। इस सर्किट को जब भी हम समझना है हमने, तो इसमें दो चीज़ें देखनी है। एक, हमें चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस मशीन से। वो रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें करंट चाहिए। करंट हम कैसे सेट करते हैं, इसके फ्रंट एंड पे जो नॉब लगी हुई है करंट सेटिंग के लिए, जो मैनुअल नॉब लगी होती है, हम 100 एम्पेयर पे 200 पे 300 पे जितने एम्पेयर के लिए सेटिंग करनी है, वो यहाँ से आप सेट करते हैं। तो जैसे ही आप उसकी करंट वैल्यू सेट करेंगे, तो वो वैल्यू ये देखें तो यहाँ पर आकर फीड हो रही है। इस समिंग पॉइंट पर ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ये इसकी कैलिब्रेशन रजिस्टर है, जो कि इसको फाइन एडजस्ट करवाने के लिए, ये छोटा पोटेंशियोमीटर जो इसके अंदर लगा होता है कार्ड के बाहर वाली साइड पे, बाज में लगा होता है, बाज में नहीं लगा होता। तो अगर ये लगा हुआ है तो ये देखें तो ये पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ये है हमारी रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर आकर हमें मिल गई पिन नंबर 2 पर। ये एम्पलीफाई होगी, एम्पलीफाई होने के बाद इस ट्रांजिस्टर से होते हुए इसकी आउटपुट ये देखें तो यहाँ से होते हुए इसको वेरी करवाएगी पिन नंबर 9
ST3525 की कंपनसेशन पिन होती है। ये एरर एम्पलीफायर को कंपनसेट करवाती है। और साथ ही देखें तो ये पिन नंबर 2 पे भी ये सिग्नल जा रहा है। पिन नंबर 2 होती है इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। पिन नंबर 1 इन्वर्टिंग होती है। अगर ST3525 को आप वोल्टेज मोड में एडजस्ट करवाएंगे तो पिन नंबर 1 को वोल्टेज की फीडबैक देंगे। ये देखें पिन नंबर 1 इन्वर्टिंग इनपुट है। जब हम इसको एज अ स्विच मोड पावर सप्लाई यूज करते हैं तो पिन नंबर 2 पे फिक्स रेफरेंस दे दिया जाता है वोल्टेज मोड में यूज करने के लिए। पिन नंबर 2 पे फिक्स रेफरेंस दे दिया, और जो आउटपुट होती है किसी सर्किट की, जिस एसएमपीएस सर्किट को अगर आपने एक किसी स्विच मोड पावर सप्लाई में बैटरी चार्जर में इसको यूज करना है तो पिन नंबर 1 पे वोल्टेज की फीडबैक आउटपुट से उठाकर दी जाती है ताकि आउटपुट को रेगुलेट करवा सके। लेकिन आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन के अंदर पिन नंबर 1 को ग्राउंड कर दिया जाता है और डायरेक्टली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको, अभी मैं इस पर लेके चलता हूँ आपको। अभी ये देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर वोल्टेज मोड में इसको यूज किया जाता है तो ये जो आउटपुट में वोल्टेज होते हैं उसका लेवल उठाकर यहाँ से ट्रांसलेट करवा के ऑप्टो कपलर के जरिए, तो पिन नंबर 1 पे ये देखिए फीडबैक दे दी इसको, ये ST3525 है तो यहाँ पर पिन नंबर 1 पे इसको फीडबैक दे दी जाती है। तो ये है वोल्टेज मोड में यूज करने के लिए। लेकिन करंट मोड में पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड कर दी जाती है जो कि इन्वर्टिंग इनपुट है। तो पिन नंबर 2 पे इसको फीडबैक दी जाती है इसके जो इंटरनल इसका एम्पलीफायर है, एरर एम्पलीफायर। तो ये क्या करेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अभी देखिए फंक्शन कैसे होगा। हमने कहा मुझे 100 एम्पियर, मैंने कहा मुझे चाहिए, तो एक्चुअल होगा क्या कि एक वोल्टेज लेवल यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलते हुए आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई करवा दिया। ये 0.5 वोल्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर एक रेफरेंस हमने दिया है, रेफरेंस सेट करवाया है, ये रेफरेंस यहाँ पर चलेगा 0.5 एम्पियर, 0.5 वोल्ट। आपने इस पोटेंशियोमीटर को सेंटर में रखा तो एक्चुअल अंदर से क्या हो रहा होता है कि 0.5 वोल्ट मिसाल के तौर पे यहाँ से आप फीड कर रहे हैं या 1 वोल्ट दे रहे हैं, जितने भी वोल्टेज अप्लाई होंगे उसका सेंटर टेप होके ये वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। अगर 1 वोल्ट इसको रेफरेंस दिया है तो 0.5 वोल्ट इसको हाफ सेटिंग में आएगा। अगर फुल घुमा देंगे तो 1 वोल्ट पूरे की पूरी सप्लाई जो आपने रेफरेंस वोल्टेज दिए हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, ये जो वोल्टेज आए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मिले, इसने क्या किया, एक एम्पलीफिकेशन करके इस आईसी को बता दिया कि 100 एम्पियर करंट चाहिए। अभी 100 एम्पियर करंट चाहिए, इसने अपनी स्विचिंग स्टार्ट कर दी, अपने ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट कर दिया। जैसे जैसे स्विचिंग होगी, और आपने अभी क्या किया, इस जगह पर इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया, वेल्डिंग रॉड कनेक्ट हो गया। जैसे ही कनेक्ट होगा यहाँ से करंट फ्लो होगी, उस करंट की वजह से एक वोल्टेज लेवल बनेगा। ये वोल्टेज लेवल इस रेफरेंस में या तो ऐड होगा या उसमें माइनस होगा। अभी यहाँ पर इस समिंग पॉइंट पर जो हमने रेफरेंस दिया था उसमें या तो ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे ऐड होगा, जमा होगा, कैसे माइनस होगा, प्लस माइनस कैसे होगी। हमने दिया 100 एम्पियर सेट पॉइंट, यहाँ पर 60 एम्पियर करंट चल रही है, 40 एम्पियर का डिफरेंस आ गया। तो ये चूंकि अंडर लिमिट चल रहा है, 100 एम्पियर मांगा था, 60 एम्पियर चल रही है, तो ये आईसी अपनी उसी रूटीन में काम करती रहेगी। क्यों कि जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी रिक्वायर्ड करंट से कम है। अभी होगा क्या, 100 एम्पियर करंट है, आपने ऐसा मटेरियल कनेक्ट कर दिया या आपने वेल्डिंग रॉड जो है वो ज़्यादा करंट वाला कनेक्ट कर दिया, तो ज़्यादा नंबर वाला कनेक्ट किया तो वो ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करेगा। जैसे ही 100 एम्पियर से लिमिट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये इस पॉइंट से वोल्टेज ड्रॉप होकर इस जगह पर आ जाएंगे, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट पर। अभी जो रिक्वायर्ड करंट थी, जितनी करंट रिक्वायर्ड थी उतनी ही फ्लो हो रही है,
तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसकी जो इनपुट है उसको बता देगा कि जी जो रिक्वायर्ड थी वही आगे फ्लो हो रही है, तो ये आईसी उसी रेट पे स्विचिंग करती रहेगी। अभी अगर किसी वजह से इनपुट में, प्राइमरी में या सेकेंडरी में अगर करंट ज़्यादा चलने की कोशिश करेगी तो वो ओसी की लाइट कैसे ऑन होगी उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके लिए ये इसका सर्किट है। तो ये ओवर करंट का सर्किट कैसे काम करेगा, उसको कैसे ट्रिक करवाएगा, यहाँ पर इसकी एक सेपरेट करंट सेंस वाला सर्किट है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। अभी आज की डिस्कशन में ये है कि आपने जितनी करंट रिक्वायर्ड थी अगर उतनी करंट फ्लो हो रही है तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको इन्फॉर्म करेगा जी जो रिक्वायर्ड था वो चल रहा है, तो काम खत्म हो गया। अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज की फीडबैक नहीं है कि जो इसको बताएगा जी वोल्टेज कितने हैं। क्यों कि जैसे आपने लोड कनेक्ट करना है तो उस वक्त जिसके आउटपुट वोल्टेज है वो जितने मर्जी ड्रॉप होते रहे, वो ड्रॉप कहाँ तक होंगे, जितने हमारे ये इस रेक्टिफायर के जो हमारे फास्ट रेक्टिफायर होते हैं उनके फॉरवर्ड वोल्टेज तकरीबन 1.1 वोल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन हमारी उस वक्त जब हम वेल्ड कर रहे होते हैं तो ये लाइन हमारी 1 वोल्ट या इसके करीब ड्रॉप हो जाएगी। अगर ड्रॉप होती है होती रहे, क्योंकि अगर वहां पर करंट चाहिए तो करंट को मेंटेन करवाने के लिए हमारे पास एक ही हल है कि इसको डायरेक्टली एम्पलीफाई करवाया जाता है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से, और ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल उसी हिसाब से एडजस्ट करती जाएगी। जैसे ही हम करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपनी उस रेंज को वाइड कर देगा, उस रेंज को मजीद बढ़ा देगा, तो ये आईसी अपनी स्विचिंग को स्टार्ट ज़्यादा कर देगी। अभी ज़्यादा इसने कैसे करना है, आउटपुट करंट पे डिपेंड करना है। एक विंडो हमने खुद बना दी कि मुझे चाहिए 100 एम्पियर, अगर आउटपुट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो ये अपना ड्यूटी साइकिल कम से कम रखेगी। लेकिन अगर आप आउटपुट में लोड बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लोड, ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाती जाएगी। कब तक, जब तक हमारी आउटपुट करंट हमारी रिक्वायर्ड करंट के बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों करंट जितनी हमें चाहिए और जितनी फ्लो हो रही है दोनों बराबर होंगी तो ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल और नहीं बढ़ाएगी, वहां पे लिमिट करवा देगी, स्टॉप करवा देगी, यानी अपना ड्यूटी साइकिल वहां पे फिक्स करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ड्यूटी, इस आईसी का ड्यूटी साइकिल डिपेंड करता है हमारी रिक्वायर्ड करंट पर। जितनी करंट हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी, लेकिन साथ में डिपेंड किस पे है, कितनी करंट फ्लो हो रही है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है थंब अप कीजिए, अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।